नमस्कार, मैं हूं अनुपम। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। तो 1 मिनट में खबरें देखने के लिए हो जाएं आप तैयार, बिल्कुल नए अंदाज में। रामनगर के पास चुकुम गांव में बरसात में हालात खराब हैं। आजादी के बाद से अब तक चुकुम के ग्रामीणों को एक अदद पुल तक नहीं मिल पाया है। इसके चलते यहां के ग्रामीण बरसात के दिनों में रोज अपनी जान जोखिम में डालकर कोसी नदी को पार करने को मजबूर हैं। इन दिनों कोसी नदी पार करते समय ग्रामीणों को गले गले तक पानी है, लेकिन इनके लिए रोजमर्रा की जरूरतें जुटाने से पार पाना सबसे बड़ी मजबूरी है। ग्रामीणों की माने तो गांव में किसी के बीमार हो जाने पर कुंकेत होते हुए पैदल 8 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। इसमें जंगली जानवरों का डर बना रहता है। गले से ऊपर पानी में जाना पड़ता है। अगर कोई बीमार हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाती है। कम से कम 8 किलोमीटर जंगली रास्ते से हमको कुनखेत वाले पुल से जाना पड़ता है। उस रास्ते में टाइगर का, हाथी का बड़ा खतरा होता है। सर, ये जब से हमने होश संभाला, यहाँ पे बरसात के दिनों में बाढ़ काफ़ी आ जाती है। गले से ऊपर पानी में जाना पड़ता है। अगर कोई बीमार हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाती है। कम से कम 8 किलोमीटर जंगली रास्ते से हमको कुनखेत वाले पुल से जाना पड़ता है। उस रास्ते में टाइगर का, हाथी का बड़ा खतरा होता है। ऐसे में ग्रामीण यहाँ ट्रॉली लगाने की मांग कर रहे हैं, जिससे कि बरसात के दिनों में उन्हें कुछ राहत मिल सके। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर बंद हो गया है। नंदप्रयाग के पास हाईवे पर मलबा आ गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा नंदप्रयाग के पास पुरसाड़ी में सड़क पर आ गया और पूरा हाईवे बंद हो गया। NHAI की तरफ से हाईवे खोलने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन की वजह से हाईवे खोलने में दिक्कतें आ रही है। बद्रीनाथ हाईवे पर ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है और रोड कटिंग के चलते इस बार सड़कों की हालत और ज्यादा खराब है। करीब करीब हर रोज लैंडस्लाइड हो रहा है और नए स्लाइडिंग जोन भी बन रहे हैं। गाजियाबाद में हुई तेज बारिश के बाद मुसीबत बढ़ गई है। यहाँ विजयनगर इलाके के गौशाला चौकी के पास एक लड़का अंडरपास के पानी में फंस गया, जिसे बचाने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। रस्सी के सहारे उसे निकालने की कोशिश की गई और कड़ी मशक्कत के बाद उसे निकाला गया। बारिश की ऐसी तस्वीरें नोएडा से भी आई हैं। यहाँ तेज बारिश से तापमान में गिरावट जरूर आई, लेकिन इसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। नोएडा CMO के ऑफिस में पानी भर गया, जिसकी वजह से आने जाने वालों को काफी परेशानी हुई। बारिश की कुछ ऐसी ही तस्वीरें संभल से आई, जहां 2 घंटे की बारिश के बाद बाजार पानी में डूब गया, जिसकी वजह से पानी दुकानों में भी घुसने लगा। बारिश की वजह से बाजार के नाले चौक हो गए और सरकारी विभागों के दावों की पोल खुल गई, जिन्होंने समय रहते सारी तैयारियों की बात कही थी। वाराणसी में हुए डबल मर्डर मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि मृतक अभिषेक की 6 दिन पहले ही स्ट्रीट खोली गई थी और उस पर 10 मुकदमे चल रहे थे। पूरी घटना में नारकोटिक्स और हथियार सौदेबाजी का भी डबल कनेक्शन सामने आ रहा है। दरअसल चौकीघाट इलाके में बने काली मंदिर के पास बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर 2 लोगों की जान ले ली। बताया ये भी जा रहा है कि 9 अगस्त 2017 को मृतक अभिषेक के घर पर ही बिहार के व्यापारी मोहम्मद आसिफ की हत्या हुई थी। और क्या प्रकरण है, प्रथम दृष्टया ये एनिमिटी का मामला मालूम पड़ रहा है। क्या एनिमिटी एग्जैक्टली तो बहुत जल्दी इसका मालूम हो जाएगा, फिर आपको बताया जाएगा। सर, कितने की मौत है, क्या हाल है? देखिए, मैंने बताया दो की इसमें डेथ हुई है। पुलिस घटनास्थल के आसपास के CCTV कैमरे के फुटेज को खंगालने में लगातार जुटी है, ताकि बदमाशों का और कुछ सुराग मिल सके। पहली नजर में पुलिस से आपसी रंजिश का केस मान रही है। जौनपुर में जमीन के विवाद में एक बार फिर से लाइव पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो गोपीपुर गांव का है। वीडियो में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल रहे हैं। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडों से हमला कर रही हैं। मारपीट के इस वीडियो में गोपीपुर गांव का यह इलाका किसी जंग के मैदान से कम नहीं लग रहा है। जमीन के विवाद में 2 गुट आपस में बुरी तरह भिड़ गए और एक दूसरे पर टूट पड़े। मामले में केस दर्ज करते हुए पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल थे, उनको उपचार हेतु तुरंत जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहाँ उनकी स्थिति सामान्य है। देश विवेचना में विधिक कार्यवाही शीघ्र ही निष्पादन की। दोनों पक्षों से कितने लोग घायल हैं? दोनों पक्षों से घायलों की अब तक दोनों पक्षों से मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ गिरफ्तार किया है। लाइव पिटाई का वायरल वीडियो गुरुवार का है। इसमें 8 लोगों को चोट लगी थी, जिनका इलाज पास के ही अस्पताल में चल रहा है। आंखों से आंसू निकलते इस चेहरे को देखिए। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और यह महिला अपने साथ हुए जुल्म और सितम की दास्तान एक एक करके बयां कर रही है। अपनी जान देने से पहले इस महिला ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें ससुराल के लोगों पर खुदकुशी के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। मैं चांदनी आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मेरे परिवार
मेरे संग बहुत बुरा सलूक करते हैं। करने पे मुझे मजबूर कर दिया। मौत से पहले बनाए गए वीडियो में महिला ने बताया कि कैसे परिवार के लोग उसे प्रताड़ना देते थे, अत्याचार करते थे। कई बार महिला से परिवार के लोगों ने मारपीट की और जान से मारने की कोशिश की। मेरी सास जुबैदा, पति कमरुद्दीन खान, पूरे परिवार ही सब मिलके मुझे बहुत बेरहमी से मारते हैं। अकरमपुर बहरामपुर गांव की इस महिला के सुसाइड से पहले बनाए गए वीडियो के मामले में ससुराली जन सवालों के घेरे में आ गए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है। टीम न्यूज़ 18। अमरोहा के इरम हत्याकांड का खुलासा हो गया है। पूरे मामले में लगातार शक की सुई सूफिया अकेल और फुरकान के इर्द गिर्द घूम रही थी। अब पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि अवैध संबंधों के चलते ही इरम के हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पूरे मामले में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक चचेरे ससुर सूफिया अखिल के दामाद से मृतक इरम के अवैध संबंध थे। मृतक इरम फुरकान पर शादी के लिए लगातार दबाव बना रही थी। मृत्यु वाले दिन झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद 2 परिचित युवकों उनको अपने साथ वापस शहर छोड़ने के बहाने, घर छोड़ने के बहाने ले गए और रास्ते में उसकी हत्या कारित की। इसमें यह तथ्य सामने आ रहा है कि पूर्व में मृतका का चचिया ससुर और अपने पति और ससुर के विवाद था। 26 अगस्त की दोपहर को हुई इरम की हत्या के बाद से ही लगातार पुलिस पूरे मामले में लगी हुई थी। ऑडियो की बातचीत के आधार पर पुलिस को कई क्लू मिलते गए और हसनपुर कोतवाली पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही एक देशी पिस्टल भी बरामद की गई है। वहीं हत्या में शामिल बाइक को भी बरामद कर लिया गया है। वायरल हो रहे इस घर के वीडियो को देखिए। इस घर के अंदर पहले एक शख्स दूसरे शख्स को थप्पड़ मारता है, फिर कुछ ही सेकंड में एक लड़की भी दूसरे शख्स को थप्पड़ मारती है। इतने में पास में बैठा शख्स अपने हाथ में पिस्टल लेकर बेड पर बैठा रहता है। लड़की के थप्पड़ मारने के बाद नौबत इतनी बिगड़ती है कि कमरे में मौजूद लोग आपस में एक दूसरे को पीटना शुरू कर देते हैं। हाथ में पिस्टल लेकर उसकी बट से हमला किया जाता है। दरअसल तमंचे की बट से पिटाई करते हुए स्ट्रीटर अनुज का वीडियो बताया जा रहा है, जो जेल में बंद है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। लाइव पिटाई की इन तस्वीरों में स्ट्रीटर के हाथ में लगातार पिस्टल देखी जा सकती है। बड़ौद कोतवाली के वाजिदपुर गांव का ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि ये वीडियो कब का है और इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये अब देखना होगा। कासगंज में एक दबंग होमगार्ड की दबंगई सामने आई है, जहां होमगार्ड ने मामूली विवाद में अपने साथियों के साथ मिलकर दिन दहाड़े फायरिंग कर दी। इसमें 3 लोग गोली लगने से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला कासगंज के थाना सिकंदरपुर वर्ष क्षेत्र इलाके का है, जहां ओमपाल यादव नाम के होमगार्ड ने अपने साथियों के साथ मिलकर मामूली विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि गांव के रास्ते में एक बुग्गी फंस गई थी, जिसे निकालने को लेकर विवाद हो गया था। होमपाल कौन है? कौन है ये? होमगार्ड है। कहाँ पर तैनात है ये? पटियाली ड्यूटी करता है। क्या लोगों को गोली लगी है? 3 लोगों। वहीं न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने दबंग होमगार्ड समेत उसके 7 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 315 बोर लाइसेंसी राइफल को जब्त कर लिया है। सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जरूरी कार्रवाई की जा रही है। बागपत में बिजली जेई पिटाई मामले में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर चलते ही मारपीट करने वाले 2 युवकों पर केस दर्ज किया गया। दोनों पर 307, 353, 323 जैसे संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एसपी बागपत ने केस दर्ज कराकर गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की है। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के खट्टा प्रहलादपुर बिजली घर की है। बिजली विभाग के जेई कनेक्शन काटने गए थे, तभी वहां किसानों के साथ उनकी कहासुनी हो गई। इसके बाद किसानों ने बिजली विभाग के जेई को जमकर पीटा। मारपीट में बिजली विभाग के जेई को गंभीर चोट आई है। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों ने मारपीट करने वालों के खिलाफ शिकायत दी। जेई के साथ मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। खबर न्यूज़ 18 पर दिखाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और उसने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
शाहजहांपुर में डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर यानी डीएसओ के रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें डीएसओ कोटेदार से रुपए लेते दिखाई दे रहा है। मामले पर बीजेपी सांसद अरुण कुमार सागर ने मुख्यमंत्री से शिकायत की है, जिस पर शासन के निर्देश पर जांच टीम शाहजहांपुर के कोटेदारों से पूछताछ कर रही है। दरअसल डीएसओ पर आरोप है कि कोटेदारों से 500 से लेकर 2000 रुपए तक की वसूली की जाती है। मामले में बीजेपी सांसद अरुण कुमार सागर ने घूसखोरी के सबूत के तौर पर कई सारे वीडियो मीडिया को सौंपे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक डीएसओ के समर्थन में उतर आए हैं। एक पत्र लिखा, उस पर शासन स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जांच दी है, उसमें मैं चाहता हूं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। डीएसओ पूरन सिंह चौहान पर लगाए गए आरोपों की वीडियो और बीजेपी सांसद के दावों से पुष्टि हो रही है, जिसके चलते प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी विधायक के डीएसओ के समर्थन में उतरने से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई ठंडे बस्ते में जाती दिखाई दे रही है। नीट और जेईई के आयोजन को स्थगित करने और 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में खारिज याचिका पर पुनर्विचार के लिए 6 राज्यों ने कोर्ट से गुहार लगाई है। इनमें पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र शामिल हैं। 1 सितंबर से 6 सितंबर तक होने वाली जेईई और 13 सितंबर को नीट परीक्षा स्थगित करने की गुहार लगाई है। राज्यों का कहना है कि कोविड-19 के कारण परीक्षाएं आयोजित करना संभव नहीं है। ये नीट की परीक्षा, जेईई की परीक्षा कोरोना काल में जो मंत्री विधायक नहीं सुरक्षित है, ऐसे समय में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग छात्रों और अभिभावकों के साथ, उनके जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। पुलिस और सपा युवजन सभा के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प और धक्का मुक्की हुई। मुरादाबाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नीट और जेईई परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए प्रदर्शन किया। हालांकि प्रोटेस्ट के दौरान खुद कांग्रेसी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना भूल गए। न ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मास्क लगाया हुआ था और न ही उन्होंने एक दूसरे से दूरी बनाई हुई थी। जेईई नीट परीक्षा को विपक्ष ने सियासी मुद्दा बना लिया है। गैर एनडीए शासित 6 राज्यों में सुप्रीम कोर्ट से परीक्षा को टालने की अपील की गई है। वहीं इसी बीच परीक्षा के खिलाफ माहौल बनाने में एक बड़ी साजिश का भी खुलासा हुआ है। सोशल मीडिया पर कुछ छात्रों के नाम से पुरानी तस्वीरें डालकर छात्रों को भ्रमित किया जा रहा है। छात्रों के नाम से कटे हुए हाथ की तस्वीर लगाकर परीक्षा टालने की मांग की जा रही है। इन तस्वीरों के जरिए कई यूजर्स लिख रहे हैं कि मेरे दोस्त ने एग्जाम की डेट सुनते ही आत्महत्या की कोशिश की। यही मैसेज कई यूजर्स के अलग अलग नाम से वायरल हो रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर की सच्चाई जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल तस्वीर 2016 की है, जिसे कॉपी पेस्ट के जरिए कई सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। यही नहीं, इन तस्वीरों में अभिनेता सोनू सूद का भी लाइक है। कांग्रेस पर आरोप है कि उनके आईटी सेल ने इन तस्वीरों के जरिए छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया है। अब सवाल है कि छात्रों के भविष्य से साजिश क्यों? जेईई नीट के विरोध में फेक न्यूज क्यों? क्या कांग्रेस छात्रों को सियासी ढाल बना रही है? गोरखपुर से बीजेपी विधायक राधा मोहन अग्रवाल ने खुद को पार्टी का अनुशासित सिपाही बताया है। पार्टी की ओर से भेजे गए कारण बताओ नोटिस पर उन्होंने कहा कि वो इसे नोटिस ही नहीं मानते। पार्टी इस नोटिस, मैं इसे नोटिस नहीं मानता। मैं इसे एक औपचारिक कदम मानता हूं कि पार्टी मुझसे पूछना चाहती है कि भाई आप जैसा आदमी जो 20 साल से विधायक है, ये हक है पार्टी का कि पार्टी मुझसे पूछे और मैं जवाब दूं। मैं जवाब देने के लिए मजबूर हूं, मुझे देना चाहिए, मैं दूंगा। इससे पहले राधा मोहन अग्रवाल ने उनका इस्तीफा मांगने वाले पार्टी के ही सांसद रवि किशन पर निशाना साधते हुए फेसबुक पोस्ट लिखा था। उन्होंने लिखा, मूर्ति गढ़ने में गिलहरी की तरह हमारी भी भूमिका रही। मूर्तिकार कभी अपनी मूर्ति नहीं तोड़ता। दरअसल एक असिस्टेंट इंजीनियर की शिकायत को लेकर विधायक राधा मोहन और सांसद रवि किशन के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ था, जिसके बाद रवि किशन ने विधायक पर सीधा हमला बोलते हुए उनके इस्तीफे की मांग की थी। निश्चित रूप से उन्हें अपने पद से पहले इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। हम सब ने ये मांग की है कि राधा मोहन दास जी पहले त्यागपत्र दें। मुख्तार अंसारी के खिलाफ मऊ पुलिस ने कार्रवाई की है। शहर कोतवाली इलाके में पुलिस और प्रशासन की टीम ने मुख्तार के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर चला दिया। ये इमारत मुख्तार के गुर्गों की बनाई थी। इसमें अवैध तरीके से स्लॉटर हाउस चलाया जा रहा था। यहाँ पे कट्टी खाना, स्लॉटर हाउस, ये काफी समय से मुख्तार के संरक्षण में संचालित था। सुबह मऊ के सिटी मजिस्ट्रेट और भारी संख्या में पुलिस फोर्स कोतवाली इलाके में बने इस मकान में पहुंचे। साथ ही 2 जेसीबी मशीनों को भी लाया गया। उसके बाद मशीनों से मकान को तोड़ना शुरू किया। मकान गिराने के दौरान किसी भी तरह की समस्या न हो, इसके लिए प्रशासन और पुलिस पहले से चौकन्ना थी। मकान को ढाने से पहले पुलिस ने आसपास के लोगों को वहां से हटा दिया।
मुख्तार के गुर्गों के साथ साथ उसके बेटों पर भी कार्रवाई हुई है। लखनऊ पुलिस ने उसके दोनों बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी पर FIR दर्ज की है। हजरतगंज थाने में मुख्तार के बेटों के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये FIR लेखराज सृजन की शिकायत पर हुई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आज ही मुख्तार के अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया है। बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ प्रयागराज पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने अतीक अहमद की कई संपत्तियों को कुर्क कर दिया। पिछले कुछ दिनों से प्रयागराज में अतीक के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है और इसी के तहत SSP की अगुवाई में प्रयागराज पुलिस ने सबसे पहले खुलदाबाद और फिर सिविल लाइंस इलाके में पहुंची, जहां अतीक से जुड़ी संपत्तियों को कुर्क कर दिया गया। साथ ही उस पर सरकारी संदेश लिख दिया गया ताकि कोई इस संपत्ति को नुकसान न पहुँचा सके। इसमें थाना खुलदाबाद क्षेत्र की 2 संपत्तियां हैं जिनकी अनुमानित लागत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। इसी तरह थाना सिविल लाइंस MG रोड स्थित एक प्रॉपर्टी है जिसकी अनुमानित लागत करीब 20 करोड़ रुपए है। जिन 2 संपत्तियों को कुर्क किया गया उनकी कीमत करीब 35 करोड़ रुपए आंकी गई है। अतीक की कुछ और संपत्तियों को भी चिन्हित किया गया है जिस पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। पिछले 48 घंटे में अतीक की 60 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। शेष 2 और प्रॉपर्टीज हैं जिनकी जब्तीकरण की कार्रवाई अभी प्रचलित है। इसी तरह और भी संपत्तियों का चिन्हीकरण हमने किया है जिनको हमने प्रोसेस में डाला है। वो प्रोसेस भी हम जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। माफियाओं के खिलाफ यूपी सरकार सख्त है। मुख्यमंत्री के ऑफिस ने न्यूज 18 की खबर को ट्वीट करते हुए लिखा कि योगी सरकार अपराधियों और गुंडों को गलत काम करने पर लगाम लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए है। भदोही के ज्ञानपुर से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। विजय मिश्रा के खिलाफ मिर्जापुर में रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज किया गया है। विंध्याचल के पूर्व सभासद और पुरोहित अवनीश मिश्रा की शिकायत पर पुलिस ने विजय मिश्रा उनके गुर्गों पर FIR दर्ज की है। मेरे पास 5 दिन से लोगों को भेजते हैं, अलग अलग लोगों को भेज के, और पैसे की मांग 15 लाख की मांग हमसे की गई परसों। पार्षद ने आरोप लगाया कि विधायक विजय मिश्रा उनके सहयोगी ने उनसे 15 लाख रुपए मांगे। साथ ही ये भी बताया कि रुपए नहीं देने पर घर से उठवा लेने और जान से मारने की धमकी दी गई। उसके संज्ञान में आया तो उनसे तहरीर लेकर के जो है और उस पर एक अभियोग दर्ज हुआ है 386/120B जिसमें 15 लाख की मांग की बात बताई गई थी। विजय मिश्रा पर मुकदमा दर्ज कराने वाले अवनीश मिश्रा का कहना है कि उसने MLC चुनाव में विजय मिश्रा की मदद की थी, लेकिन इसके बावजूद विजय मिश्रा के गुर्गे रुपए की डिमांड करते रहते हैं। फिलहाल विजय मिश्रा भी चित्रकूट की जेल में बंद है। कानपुर के बिकरू मामले पर जांच करने पहुंची न्यायिक आयोग की टीम ने मुठभेड़ स्थलों का निरीक्षण किया। सर्किट हाउस से टीम बिकरू के पास काशीपुर निवादा गांव पहुंची, जहां पर अतुल दुबे और विकास के कथित मामा की मुठभेड़ हुई थी। न्यायिक आयोग की टीम ने उस घटना स्थल का भी जायजा लिया जहां प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर हुआ था। विकास दुबे के एनकाउंटर वाली जगह का भी टीम ने निरीक्षण किया। कानपुर गोलीकांड में न्यायिक आयोग सर्किट हाउस पहुँचा, जहाँ पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित न्यायिक आयोग की टीम विकास दुबे कांड में जांच करने के लिए आज उस स्थान पर पहुंची थी जहां पर विकास दुबे के कथित मामा और उसके भतीजे का एनकाउंटर हुआ था। कानपुर गोलीकांड में विकास दुबे के करीबी नीरज सिंह गौर पर शिकंजा कस गया है। नीरज गन हाउस को सस्पेंड करने की कार्रवाई की जा रही है। कानपुर के बिकरू गांव में हुए गोलीकांड में नीरज गन हाउस से कई हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। बदमाशों की टॉप 15 लिस्ट में नीरज सिंह गौर चौथे नंबर पर है। मामले में DM ने शासन को रिपोर्ट भेज दी है। बलिया में पत्रकार रतन सिंह की हत्या के बाद घटना में रोज नया मोड़ सामने आ रहा है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक इस मामले में कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रतन सिंह को गोली मारने के जुर्म में पहले ही पुलिस 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पेपना थाना से करीब 500 मीटर की दूरी पर रतन सिंह को प्रधान के घर में बदमाशों ने गोली मारी थी। इस हत्याकांड के 10 नामजद में से 6 बदमाशों को पुलिस ने हत्या के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद अन्य 4 आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम ने बिहार प्रांत में भी बदमाशों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस मामले में वांटेड सभी 10 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति जब्त करने की भी पुलिस योजना बना रही है। इसके साथ ही इन सभी पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। सभी गिरफ्तार अपराधियों के क्रिमिनल रिकॉर्ड तलाशने के बाद 10 नामजद में से 5 अपराधियों पर पूर्व में भी अन्य मामलों में लिप्त होने पर जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। बलरामपुर में आतंकी अबू यूसुफ और मुस्तकीम से पूछताछ में नए खुलासे सामने आ रहे हैं। 2010 में दुबई से लौटने के बाद मुस्तकीम कट्टरपंथ की राह पर चल पड़ा था। 2017 में मुस्तकीम ने अपनी बीबी और 4 बच्चों का पासपोर्ट बनवाया था और अफगानिस्तान में ISIS के हैंडलर के पास जाने की पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन ड्रोन हमले में हैंडलर के मारे जाने के बाद मुस्तकीम का अफगानिस्तान जाने की योजना पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद मुस्तकीम ने अपने गाँव के घर की कोठरी को ही अपने आतंक का हेड ऑफिस बनाया। मुस्तकीम की बीबी आयशा इसके आतंक की राह की राजदार थी। उसने बताया कि मुस्तकीम ने घर के खर्चों से पैसा बचाकर 3 साल में थोड़े थोड़े विस्फोटक इकट्ठा करता रहा।
इमाम दे देते थे, ज़्यादा पैसा नहीं दे देते, बस वही खर्चा के लिए देते थे, तो उसी में से थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा नहीं लाए थे कि अगर इतना सामान ले आए थे, थोड़ा थोड़ा करके ले आते थे, वही खर्चे वर्चे में से थोड़ा थोड़ा काट के इधर उधर करके लाते थे। इसी समय मुस्तकीम ने अबू यूसुफ के नाम से सोशल मीडिया पर अपनी आईडी बनाई और आतंक की दुनिया में मुस्तकीम अबू यूसुफ के नाम से मशहूर हो गया। मुस्तकीम के तार सिद्धार्थनगर और नेपाल से भी जुड़े होने के सूत्र मिले हैं। इस पर खुफिया एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। मेरठ, कानपुर और लखीमपुर खीरी के बाद प्रयागराज में भी लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रयागराज के यमुना पार नैनी इलाके की रहने वाली युवती ने मुस्लिम युवक पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। खुद को हिंदू युवक आकाश बताकर फेसबुक पर दोस्ती की और फिर नजदीकियां बढ़ाकर यौन शोषण किया। युवती का आरोप है कि उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया, मना करने पर मारपीट की गई है। फिलहाल युवती ने बताया कि उसे शादी का भरोसा दिया गया था और उसके आधार पर शारीरिक संबंध भी बनाए। युवती ने आरोप लगाया कि इस बार वो 2 बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन उसका अबॉर्शन करा दिया गया। इसने मुझे एक हिंदू लड़का बन के फंसाया है। इसका नाम ये आकाश बन करके मुझसे फ्रेंडशिप हुई, इसके फेसबुक पे रिलेशन में आ गए। उसके बाद मैंने इससे बोला कि शादी कर लेते, तो इसने मुझसे शादी नहीं की। कुछ फोटोज और वीडियो मेरे हस्बैंड को दे दिए, जिससे कि मेरे हस्बैंड ने मुझे निकाल दिया। प्यार में धोखे और हिंसा की शिकार युवती आरोपी के खिलाफ नैनी थाने में शिकायत दर्ज करवाने पहुंची। उसका आरोप है कि पुलिस ने अभी तक FIR दर्ज नहीं की है। वहीं पुलिस के आला अधिकारी फिलहाल मामले में बोलने से बच रहे हैं। हालांकि प्रयागराज पुलिस ने ट्विटर पर लव जिहाद के आरोपों का खंडन किया है। अयोध्या में 2 समलैंगिक युवतियों की शादी का मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया है। अयोध्या की रहने वाली वर्षा और कानपुर की रहने वाली एकता ने मंदिर में शादी की। वर्षा और एकता की मुलाकात कानपुर में एक रिश्तेदार के घर हुई थी। तभी से दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और परिवार के विरोध के बावजूद शादी रचाई और अयोध्या आ गए। हम लोग की शादी करा दीजिए। क्या? शादी करा दीजिए हम लोग की। अयोध्या आने के बाद वर्षा के परिवार वालों ने इसका विरोध किया तो दोनों थाने पहुंच गई। दोनों युवतियां बालिग हैं, लिहाजा पुलिस कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दर्ज करा कानूनी कार्रवाई कर रही है। 2 वर्षों से उसका एक वर्षा नाम की लड़की है जो साहबगंज में रहती है, उससे उसका आपस में प्रेम प्रसंग हो गया और वो एक दूसरे से, वो भी लड़की ही है और दोनों बालिग हैं और दोनों की सहमति के आधार पर ये वहाँ से आकर के 26 तारीख को मिसिंग हुई और आज ये दोनों वहाँ पर शादी करने के बाद कानपुर के में तपस्वी मंदिर बता रहे हैं, शादी करने के बाद आज यहाँ पर कोतवाली में आए हैं। कानपुर में कोविड-19 की गाइडलाइंस की अनदेखी कर स्कूलों में बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। नरवाल तहसील में विद्यासागर एजुकेशन सेंटर ने नियमों को दरकिनार कर न सिर्फ स्कूल खोला बल्कि सुरक्षा उपायों को भी नजरअंदाज कर दिया। ऑनलाइन क्लास के बजाय बच्चों को स्कूल में बुलाया जा रहा है, वो भी बगैर मास्क और जरूरी सुरक्षा उपाय के। इसको लेकर जब स्कूल के प्रिंसिपल से पूछा गया तो सुनिए क्या कहना था। आपके माध्यम से अभी दी गई है, बताया गया है कि कई स्कूल में बच्चे भी थे और पढ़ाई चल रही है, तो ये बहुत कोविड काल में आपत्तिजनक है। इसकी मैं पूरी जाँच तहसीलदार नरवल को आज दे रही हूँ और जो भी इसमें जाँच आता है उसके विरुद्ध कार्रवाई अगर ऐसा कुछ। उत्तर प्रदेश में कानपुर कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। ऐसे में बच्चों को स्कूल बुलाना उनकी सेहत से सीधे सीधे खिलवाड़ है। जम्मू में वैष्णो देवी की यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा 5 महीने बाद फिर से बहाल हो गई है। कोरोना महामारी की वजह से 18 मार्च से कटरा से सांची छत तक जाने वाली हेलीकॉप्टर सेवा को बंद कर दिया गया था। यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और हेलीकॉप्टर बुकिंग शुरू होने के बाद से श्रद्धालुओं का कटरा पहुँचना शुरू हो गया है। हेलीकॉप्टर से पवित्र गुफा तक जाने वाले श्रद्धालुओं को पूरी तरह जांच और PPE किट पहनने के बाद ही रवाना किया जा रहा है। कोरोना की वजह से यात्रियों की संख्या प्रतिदिन के हिसाब से 250 ही तय की गई है। लगभग 5 महीने 6 दिन के बाद माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हुई है और बेसब्री से पूरे देश भर के उन यात्रियों को इंतजार रहता है जो हर महीने मां के दरबार में आते हैं और दर्शन करते हैं। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से बहुत से ऐसे डिवोटीज हैं, महामाई के भक्त हैं जो माता रानी के दरबार में नहीं आ पाए हैं। लेकिन ये बहुत ही बेहद खुशखबरी की बात है कि जो हेलीकॉप्टर की सर्विस है वो शुरू हो गई, क्योंकि हर कोई 12 किलोमीटर का सफर तय नहीं कर सकता है। खबर 1 मिनट में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। रात 10 बजे हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ खबर 1 मिनट में कुछ और नई खबरों के साथ। नमस्कार।